बुखार में दम में। एक बड़ी खबर और, बीजेपी का मिशन 2023 चुनाव जीतने के लिए यूथ को फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष बी डी शर्मा का बयान भी सामने आया है। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या युवाओं की है, 52% युवा है प्रदेश में। इन्हीं को फोकस कर भारतीय जनता पार्टी 2023 में आगे बढ़ने की तैयारी में है। और जो बीजेपी के पास खबरें आई है, जब 2018 के चुनाव हुए तो युवा मतदाता उस तरह बीजेपी का साथ नहीं दिया था जितना बीजेपी ने अपेक्षा की थी। उस पर काम हुआ और इस बार भी जो अलग अलग तरह से गणना हुई है उसमें युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। और अब सबसे ज्यादा, पहले 48% था, इसमें 4% का इजाफा हुआ। 52% युवा प्रदेश में है, जिसे लेकर बीजेपी फोकस कर रही। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का, जरा समझ लेते हैं, और क्या है बीजेपी की रणनीति। मध्य प्रदेश युवा मध्य प्रदेश है। 18 साल से 39 साल के 52% मतदाता, 2,53,00,000 मतदाता युवा है, जिसमें 30 लाख नया मतदाता है। तो ये एक यूथ की भी टोली, इस नाते से यूथ कनेक्ट का जो हमने अभियान शुरू किया है, खिलते कंबल खेलेगा मध्य प्रदेश, ओवरऑल मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा में क्या हमारी रणनीतिक तैयारी होगी। तो ये जो हमारी छोटी समूहों की टोलियां हैं, वो उन सभी विषयों पर अपना विचार मंथन करने के बाद इनको जमीन पर व्यवहारिक तौर पर उतारना, आज उस दिशा में सभी ग्रुप बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सभी दल बैठे, हमारी अलग अलग समितियां, वो बैठकर सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं कि युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। उसकी वजह भी साफ है, 52% युवा इस वक्त मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा वोटर वही है। और यदि युवा को साध लिया बीजेपी को, ऐसा लगता है, तो 2023 की राह आसान हो जाएगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे चैनल हेड है शरद द्विवेदी जी, स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व उपाध्यक्ष हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, ये तो सच है कि 2023 की राह यदि आसान करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो युवाओं को फोकस करना होगा, क्योंकि पिछली दफा 48% के लगभग युवा था, अब वो बढ़कर संख्या 4% और बढ़ी है, तो ये 52% पहुंच गया। तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर ध्यान दे रही है? और एक बात और भी हमने देखी है कि यदि हम गुजरात का जिक्र भी करें, जैसा आज लगातार बैठकें चल रही, बैठकों में वही गुजरात का जिक्र दिखाई दे रहा, कई युवाओं को मौका भी दिया, तो दोनों तरफ युवा के जरिए बीजेपी 2023 में जाना चाहती। देखिए, युवाओं की अगर आप बात करते हैं तो मैं पहले तो युवाओं के 2 समूहों की अलग अलग बात करना चाहूंगा जी। एक ऐसा समूह है जो राजनीति में बहुत रुचि नहीं लेता है, वो करियरिस्ट युवा है। हालांकि डॉक्टर हितेश वाजपेयी और अब्बास हफीज दोनों ही वेल क्वालिफाइड हैं, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी तो देश के लीडिंग चिकित्सा संस्थानों में काम कर चुके हैं, जिसमें एम्स भी शामिल है, और खुद एक प्रशिक्षित MBBS चिकित्सक हैं, वो ट्रोमा एक्सपर्ट हैं। लेकिन आप जो करियरिस्ट युवा है, जो करियर पर फोकस्ड युवा है, पढ़ा लिखा, MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल और तमाम जो क्लैट, वो युवा राजनीति में न रुचि लेता है। वोट उसके लिए, माफ कीजिएगा ये कहने में, मैं इसको किसी और रूप में न ग्रहण करें, कि राजनीति में वोट भी करना उसके लिए एक औपचारिकता है, और बहुत थिंकिंग प्रोसेस से गुजर कर वो वोट करता है। कई बार इस पर भी प्रश्न उठते हैं। लेकिन इन्हीं पढ़े लिखे युवाओं में एक छोटा प्रतिशत ऐसे युवाओं का भी है जो राजनीति में भी रुचि रखते हैं, लेकिन वो बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक है। अब दूसरा जो युवा है, वो युवा राम मंदिर में बहुत रुचि लेता है, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी रुचि लेता है, वो इसमें भी रुचि लेता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं, यानी वो राजनीति के डे टू डे डेवलपमेंट पर रुचि लेने वाला युवा है। बीजेपी इसी युवा को फोकस करने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसके पास कंटेंट होना चाहिए कि वो कैसे इसको डेवलप करेगी। क्योंकि युवाओं के ये जो दोनों समूह हैं, एक पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, और जो इतना मेधावी नहीं है कि वो क्लैट निकाल लेता है, MBA के लीडिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता है, इंजीनियरिंग के लीडिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता है, और पैकेज सिस्टम में बड़ी आसानी से फिट हो जाता है, तो वो सबसे ज्यादा केंद्र में अपने को ही महत्वपूर्ण मानता है। उस युवा को हटाकर अगर हम देखें तो एक युवा है जो कहता है नौकरी दीजिए, संविदा शिक्षक बना दीजिए,
कुछ नहीं है तो ये कर दीजिए। तो बीजेपी के पास उसके लिए कंटेंट क्या होगा, और जो युवा भावनात्मक और इमोटिव इश्यूज पर चलता है उसको भी कंटेंट चाहिए। तो बीजेपी के पास उसके लिए क्या कंटेंट है? रणनीति एकदम सटीक है, सही है। अब डॉक्टर हितेश वाजपेयी को मैं उत्सुकता से सुनना चाहूंगा कि वो किस कंटेंट के साथ इन दोनों कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए सामने आते हैं, और यही अब्बास हफीज साहब का भी लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जो शरद जी का सवाल है उसी पर आपका जवाब चाहेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। दोनों तरफ युवा है, वोटर भी युवा है, और दूसरा युवाओं को अपने साथ जोड़ना भी आपके सामने बड़ा चैलेंज। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसमें मैं यदि एक पर्सपेक्टिव दूं युवाओं की तरफ से, ये तो आपने सुन लिया बेसिकली कि पार्टियां क्या चाहती हैं। इसी प्रकार से जो युवा दलों से जुड़ना चाहता है, यदि हम उसका पर्सपेक्टिव देखें तो देखिए, जैसे आप पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो टीचर्स हैं, वकील हैं, वो अपनी आजीविका के साथ साथ एक नेशनल कंट्रीब्यूशन भी देना चाहते हैं। शरद जी, जैसे आप लोगों की डिबेट को रोज सुनते सुनते उनके मन में भी विचार आते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए जी, और ऐसा करने के दौरान उनको लगता है फिर कि भाई मैं किस दल के, क्योंकि दलों के ही माध्यम से हो सकता है, तो किस दल के माध्यम से मैं अपना एक नेशनल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, एक समर्थक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और फिर एक नेता के रूप में। ये क्रम होते हैं अलग अलग। सबसे पहले आदमी समर्थक बनता है, फिर कार्यकर्ता बनता है समर्थकों में से, और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से फिर नेतृत्व या दायित्व मिलता है तो आगे बढ़ता है। तो क्या ऐसा माहौल हम दल के रूप में युवाओं को दें जिससे कि इन वर्गों के युवा हमसे अधिकायत जुड़े? तो ये पहला दायित्व होता है जो भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है, और इसीलिए हम चाहे स्टार्टअप योजनाओं, देखिए आज हम सरकारों में हैं शरद जी, तो सरकारों के माध्यम से हम जिन युवाओं तक पहुंचे हैं और उन युवाओं ने प्रथम अनुभव लिया है हमारी योजनाओं का, हमारी अप्रोच का, तो वो हमारे समर्थक बने, समर्थक में से उन्हीं में से हमारे कार्यकर्ता बने, और फिर दायित्ववान कार्यकर्ता बने। इस प्रकार से भारत की जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बने, और जिन 52% का जिक्र किया उनके बीच हम जाएंगे। तो योजनाओं के समूहों के माध्यम से जा सकते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को लेकर जा सकते हैं। तो एक पार्टिसिपेटिव किस्म का एक एटमॉस्फेयर राजनीतिक दल और युवा वर्ग के बीच में बनेगा, तो लोग अपनी मानसिकता बनाएंगे। जैसे कॉलेज में लोग एबीवीपी ज्वाइन करते हैं, एनएसयूआई ज्वाइन करते हैं, तो अपने अपने इंक्लिनेशंस होते हैं, उसके अपने कारण होते हैं, तो उन कारणों को पैदा करना, तो ये एक मेजर अप्रोच होती है जिसके माध्यम से जाते हैं। हम भी उसी अप्रोच के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, उसके बाद विविध संगठनों के, और उसके बाद अंत में अब आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो यही क्रम होता है, इसको हम मजबूती से करेंगे। इसी की कार्य योजना तैयार हुई है कि हम किस माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा वर्ग के बीच पहुंचेंगे और उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जी अब्बास जी। देखिए मनोज जी, सबसे पहला विषय यह है कि अगर युवाओं की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कना है। इससे कुछ नहीं होगा कि ये उनसे संपर्क कर लें। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि उनकी समस्याओं का समाधान तो किया नहीं है भाजपा ने। भाई आज मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड 25 से 30 लाख जो युवा है वो बेरोजगार रजिस्टर्ड है, और उसके बाद जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी संख्या तो बहुत बड़ी। हमने एक बार अभियान भी चलाया था उनको रजिस्टर कराने के लिए युवा कांग्रेस के माध्यम से। अगर आप देखें तो उसमें ग्रेजुएट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, कि नॉन ग्रेजुएट्स तो ठीक है उससे कम है, लेकिन जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो ग्रेजुएट बहुत ज्यादा है, कि डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। 8 लाख के आसपास 7,72,000 SC ST वर्ग, आरक्षित वर्ग से आने वाले युवा जो है वो बेरोजगार है। उसमें 40 व्यक्ति प्रतिदिन आत्महत्या का शिकार हो रहा है, जिसके अंदर 13 से 18 साल सर्वाधिक लोग हैं, ये आयु के लोग हैं। तो आज मध्य प्रदेश में जो युवा है उसकी हालात तो इतनी गंभीर है कि वो तीसरे नंबर पे आ रहा है परेशानी के अंदर देश के अंदर मध्य प्रदेश का युवा। जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इन चीजों को दूर कर दिया? तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट है बीजेपी के पास कि उन्होंने युवाओं के जो विषय है उस पर जो फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, वो खुद भी कह रहे हैं 2018 में ज्यादा युवा आकर्षित नहीं हुआ था। तो आज की तारीख के अंदर भी युवा इनके खिलाफ ही खड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतना परेशान है, उसका भविष्य अंधकार में देख रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। तो कांग्रेस के पास क्या प्लान है? कांग्रेस क्या करेगी? चलिए ठीक है, आपने बीजेपी के लिए ये बोल दिया, कांग्रेस के पास क्या है? माननीय कमलनाथ जी ने कहा था मैं यहाँ पर जो निवेश है उसको बढ़ाऊंगा,
अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जितनी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं उनको लेकर आएंगे। हमने मूल निवासी का फैक्टर यहाँ पे जो एक पॉइंट था वो यहाँ पे लागू किया था कमलनाथ जी ने कि कोई भी इंडस्ट्री 70% जो है रोजगार जो देगी, 70% पोस्ट जो देगी वो मूल निवासी को देगी, मध्य प्रदेश का युवा ही उसके ऊपर आएगा। इस सारी चीजों को हमने शुरुआत की थी और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे मध्य प्रदेश का युवा पहला अधिकार रखे यहाँ के रोजगार के ऊपर और साथ में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। जैसे छिंदवाड़ा जो हमारा मॉडल है वहाँ पर कंपनीज हैं पहले से, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए के कार्यक्रम हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कैसे होगा, कैसे उनका काउंसलिंग होगी कि वो किन किन फील्ड्स के अंदर जाएं, बाइफिकेशन हो, इस तरह के हम सिस्टम को बनाने के लिए आगे आएंगे और जितना रोजगार मिल सकेगा वो मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखा होगा। जी शरद जी, एक रोजगार का बड़ा मुद्दा है और दोनों ही दल उस पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा है अभी हाल में ही कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। जाहिर है ये सब 2023 से पहले दिखाई देगा। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने भी 75,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया, उसके सर्टिफिकेट भी बांटे। दूसरी तरफ अब्बास हफीज जी भी यही कह रहे हैं कि युवाओं पर फोकस इसलिए है कि हम रोजगार के जरिए उनको जोड़ना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे फोकस नहीं है, मैं माफ कीजिए आपको बीच में टोक बिल्कुल रहा हूं। बिल्कुल जी। दोनों ही राजनीतिक दलों को जब भी हम सुनते हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि युवाओं पर केंद्रित उनकी बातों को सुन के उबासी आती है। मतलब ऐसा लगता है कि है क्या, आखिर हम क्या दे रहे हैं युवाओं को। आज युवा अंग्रेजी सीखना चाहता है। मध्य प्रदेश जैसे मेरे दोनों मित्रों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है क्योंकि वो एजुकेशन में भी बहुत अच्छे रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी और अब्बास हफीज दोनों बहुत निष्णात हैं, हिंदी और अंग्रेजी समान अधिकार से बोलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का युवा या डुओलिंगो की तरफ जाता है जो एक बड़ा ऐप है, या फिर वो फेसबुक सोशल मीडिया पे वहां कोशिश करता है। आपके पास कंटेंट क्या है देने के लिए? आज एक बच्चा बीए बीकॉम करके निकलता है तो वो चौराहे पे खड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि या तो वो किसी दिल्ली की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए अगर उसके पिताजी की जेब में पैसा है, उसके परिवार के पास पैसा है, या फिर वो राजधानी या इंदौर की तरफ रुख करे। आप बातें कर देते हैं रोजगार दूर कर देंगे। अगर अब्बास हफीज साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है तो माफ कीजिएगा, मैं इसको इस रूप में लूंगा कि सारी सरकारें जिम्मेदार हैं इस सफर में आजादी के बाद से। 15 अगस्त 1947 के बाद से आज 25 जनवरी 2023 तक जिन जिन दलों की सरकारों ने केंद्र पर शासन किया है वो सब जिम्मेदार हैं। और माफ कीजिएगा, सिर्फ जिम्मेदारी तय करके आगे नहीं बढ़ सकते हम, क्योंकि कोई जादू की छड़ी नहीं है 140 करोड़ के देश में कि आप हर हाथ को काम दे देंगे, नौकरी दे। उसको स्किल्ड करने के लिए हमारी सरकारों के पास क्या प्लान है? आप इमोटिव इश्यूज पर आ जाते हैं। कई बार आप कहते हैं कि हम ये नौकरियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक दिन का काम नहीं है। सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर्ड कीजिए। बीए करने वाला आज व्यक्ति निकले, उसको 15,000 की 10,000 की नौकरी तो तुरंत मिले। आप इस तरह से तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन का इंतजाम कीजिए। नई शिक्षा नीति जो केंद्र की है वो हमें उम्मीद जरूर पैदा करती है, लेकिन इसमें लंबा सफर रास्ता तय होगा। तो ये दोनों चीजें, इस पर मैं फिर दोनों मित्रों को गंभीरता से सुनना चाहूंगा कि आप एक कंटेंटफुल प्लान के साथ सामने आए। डॉक्टर वाजपेयी सर जी, मैं आपकी सारी आलोचना को सिरोधार्य करते हुए एक तथ्य प्रस्तुत करता हूं, शायद उसमें आपको कोई उम्मीद की किरण दिखे जी। हम और आप जब बात कर रहे हैं शरद जी, तो युवाओं के लिए जो हमारी स्टार्टअप और जो 3 लेवल स्कीम्स थी उसके हिसाब से 36 लाख करोड़ के हमारे रोलिंग प्रोजेक्ट्स हैं सर जी। जो हमने 50 लाख तक के लोन दिए थे ना, आपको ध्यान हो, मुद्रा योजना के तहत और सारे उसमें जी। तो ये सर मतलब सीए के रिटर्न दिए हुए 36 लाख करोड़ के पिछले 3, 4, 5 साल, जब से 16 से योजना लागू हुई थी तब से आप मान के चलिए कि ये रोलिंग में है। तो मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात सच है, चुनौती बड़ी है और उस बड़ी चुनौती के सामने ये प्रयास छोटे दिख रहे हैं। लेकिन ये छोटे प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद का एक दौर है। जैसे आपने बताया शिक्षा प्रणाली में सुधार, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस में आपके कहे अनुसार नहीं बांटता हूँ। मुझे मालूम है अब्बास भाई बांटेंगे, पर कोई बात नहीं है, मैं उसको डिस्काउंट करते हुए नहीं बांटता हूँ। लेकिन शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का सुधार होना
जिससे कि आदमी ग्रेजुएशन के बाद आजीविका के योग्य हो जाए। यही आपका मूल प्रश्न है सर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से सुधार किए जा रहे हैं और नेचुरली यदि सुधार भाई मोदी जी के आने के बाद हुए हैं तो उसके परिणाम मोदी जी के जाने के बाद ही मिलेंगे। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि उसमें 8-10 साल लगेंगे जी। तो देश बनने में सर जब शुरुआत होगी उसका आपको गेस्टेशन पीरियड तो देना होगा। तो इकोनॉमी को हमने एक दिशा देने का प्रयास किया है, स्वावलंबी इकोनॉमी। ये केवल नारा नहीं है कि हम नौकरी देने वाले युवा बने। तो स्वाभाविक है कि उस दिशा में सरकार ने डिफरेंट स्कीम्स रोल आउट करी हैं और जब हम इन स्कीम्स की बात कर रहे हैं शरद जी, तो हम स्कीम्स का मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई इसमें से कितना सफल है कितना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर अप्रोच होगी। बाकी मैं कांग्रेस को गाली दे दूं, कांग्रेस मुझे गाली उससे कोई अर्थ नहीं है। और मीडिया आप दोनों को कटघरे में खड़ा कर दे, कोई अर्थ नहीं है। ये एक निरर्थक बातचीत है। तथ्यात्मक आलोचना। हाँ, तथ्यात्मक आलोचना करें। बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, बाकी आप जैसा बोलेंगे आप सुनना तो है ही सर। सर ये हमारे लिए भी सत्य है सर। जी अब्बास जी। जी अब्बास जी, मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी के अंदर हम युवाओं को भला नहीं कर रहे हैं। हमें मानना पड़ेगा कहाँ गलतियां हैं। शरद जी, मनोज जी, हितेश जी, 90% अगर स्टार्टअप 5 साल में फेल हुए हैं तो उसके ऊपर अपनी पीठ थपथपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था, 90% का ये डेटा कहाँ का है? मैंने पहले भी कहा था, जो आज आपने भी बात कही कि हमारे बच्चे जब डिग्री लेके बाहर निकलते हैं वो सर मैंने आपको कब टोका? मैंने आपको कब टोका? 90% स्टार्टअप की बात नहीं है अब्बास साहब, 90% स्टार्टअप की बात नहीं है। जो आंकड़े हैं मुझे लगता है हम उनको देखकर ही आगे बढ़े। जी बोलिए। जी आज का विषय ये है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारी के पोर्टल पे सर्वाधिक लोग जो रजिस्टर्ड हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। हमारे पास क्या हम एक ही दिशा के अंदर लोग बच्चे जो है हमारे डिग्रीज ले रहे हैं एक के बाद एक ही सेक्टर के अंदर और दूसरे सेक्टर्स खाली हैं, या हमने दूसरे सेक्टर्स डेवलप करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए? 2 दशक की बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात होगी तो आप राजस्थान पहुंच जाएंगे। राजस्थान के संदर्भ में बात फॉलो कर लेंगे सर। मध्य प्रदेश राजस्थान में 2 दशक से बीच कांग्रेस की सरकार निरंतर नहीं रही है। आप एकमात्र प्रदेश है गुजरात के अलावा जहां आप निरंतर सरकारों में मत उलझाइए अब्बास साहब। इसको मुझे लगता है कि हर विषय आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, कोई सर्टिफिकेशन किसी को नहीं चाहिए, ना वाजपेयी जी को, ना मुझे, ना आपको। लेकिन हम इसको कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा राजनीति की सरहदें कई जगह ढीली हों। आप भी एक स्कॉलर पॉलिटिशियन है साहब, पढ़े लिखे, वेल इन्फॉर्म्ड, तो मुझे लगता है कि अपने विचार हर जगह क्यों पार्टी का कवच पहनना चाहिए? जरूरी है सर बहुत। सर अगर आज की तारीख के अंदर हम सिस्टम में फेल हो गए हैं तो 15 महीने की अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है तो 20 साल से उन युवाओं को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो जवाबदेही की आपकी क्यों नहीं बनती? जवाबदेही तो तय होगी। 70 साल के अंदर डॉक्टर साहब आपको रोजगार मिला, आपने MBBS नहीं मिला सर, मुझे दिलाओ सर, कहाँ आ जाऊं? मिला कम से कम, अच्छी बात रही। लेकिन आज बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो तो पूरी तरह से आज चौराहे पे खड़े। चलिए मैं नहीं पहुंच पाया दिल तक अब्बास हफीज साहब के, और मैं उनके भीतर की वो बात नहीं निकलवा पाया, इसमें नाकामयाब रहा। इस मामले में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है सर, मैं फिर वो शेर याद करता हूं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। मुझे लगता है कभी कभी हम अपने विचार व्यक्त किया करें कि ऐसा होना चाहिए। और कमलनाथ एक बड़े विजनरी पॉलिटिशियन है, और जिस तरह से मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया है देश के युवाओं को कि कम से कम आप अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश करें। देखिए, कड़वी सच्चाई को बार बार रखने से कोई फर्क नहीं होगा कि अचानक सार्वजनिक क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की बौछार आ जाएगी। बेहतर यह है कि आप न सिर्फ खुद नौकरी लें, बल्कि आप 4 लोगों को नौकरी देने की हैसियत हासिल करें। इकॉनमी वो है, आर्थिक गतिविधियां वो हैं। यही कमलनाथ जी का भी विजन है, यही प्रधानमंत्री का भी विजन है। जी मनोज। बिल्कुल शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं, और हमें शायद उम्मीद करना भी चाहिए दोनों दलों से, जैसी वो बात कर रहे थे। लेकिन आने वाले दिनों में एक विजनरी पार्टियां हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार भी रही, कमलनाथ भी अपनी तरह से बातें कर रहे हैं, शिवराज जी भी अपनी तरह से बातें कर रहे हैं। लेकिन आज का युवा समझदार भी बहुत है। आप कितना ही उसको रिझाइए, वो बीजेपी भी रिझाएगी, कांग्रेस भी रिझाएगी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं,
जो जिसको जितना संबल दे देगा, जो जितना बेहतर युवा के लिए कर लेगा, हमें लगता है 2023 में वो उसके काम आ जाएगा। नजर रहेगी इस पर। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। हितेश बाजपेयी जी जुड़े, अब्बास हफीज जी और शरद जी। आगे बने रहिए वंश न्यूज पर खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।